हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एल. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज मैं आप लोगों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5वीं यूनिट स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका नाम है जैव अकार्बनिक रसायन विज्ञान, मतलब बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसका पहला लेक्चर है, ठीक है ना। मैं 4th यूनिट को स्टार्ट करता, लेकिन 4th यूनिट को मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि यूनिट जो 4th है ना, चौथी नंबर की यूनिट, वो थोड़ी ज्यादा बड़ी है और ये यूनिट थोड़ी छोटी है। ये लगभग 5 या 6 लेक्चर में क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। ये जैव अकार्बनिक रसायन विज्ञान की जो ये यूनिट है, ये 5 या 6 लेक्चर की यूनिट है, तो ये हमारी थोड़ी जल्दी क्लियर हो जाएगी। यूनिट 4 तो थोड़ी हमारी बड़ी है, ठीक है ना। तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, छोटी यूनिट है जिससे जल्दी क्लियर हो जाएगी। इसको क्लियर करने के बाद फिर 4th यूनिट स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। और मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, तीनों केमिस्ट्री के अंदर सबसे छोटी यूनिट अपनी यही है, सबसे छोटी और सबसे सिंपल यूनिट। मतलब आप लोग ये मान लो कि इसके नंबर तो बिल्कुल फ्री के आपके, जो अपनी यूनिट 5वीं नंबर की है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप लोग देख ले 10-12 पूरे पेज है इसके, 10-12 पेज है और बहुत सिंपल से इसके लेक्चर है। आप लोगों को बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं है, ठीक है ना। इसलिए इसके जितने भी 6.5 नंबर के या 7 नंबर की कितने भी नंबर की यूनिट को पूछे, ठीक है ना, ये नंबर आप लोगों को बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। बिल्कुल फ्री के नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मैं फिर बोल रहा हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और फिजिकल, तीनों केमिस्ट्री के अंदर सबसे छोटी यूनिट है और सबसे सिंपल यूनिट है। इसका मतलब ये मान के चलो कि इसके नंबर तो फ्री के हैं हमारे, ठीक है ना। इसीलिए मैं इसी यूनिट को स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। इसको क्लियर करने के बाद फिर 4th यूनिट को स्टार्ट कर लूंगा, ठीक है ना। 4th यूनिट को क्लियर करवाने के बाद फिर जब तक आप लोग वो यूट्यूब पे पढ़े हैं, वो चैनल पे अपने 15 लेक्चर, उन 15 को आप लोग क्लियर कर लेना, जिससे कि उसके 2 या 3 लेक्चर और बच रहे हैं, तो उसके 2-3 लेक्चर क्लियर करवाने के बाद इनऑर्गेनिक हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। फिर हम किसकी चालू करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। चलो ठीक है, पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि कौन सी यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं हम, 5वें नंबर की यूनिट, जिसका नाम है जैव अकार्बनिक रसायन विज्ञान, मतलब बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो, मैं टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से उठाता हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से उठाता हूं कि आखिरकार ये बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैव अकार्बनिक रसायन विज्ञान आखिरकार होती क्या है। तो देखो, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि हम एक चीज को अच्छी तरीका से जानते हैं कि प्रत्येक सजीव हो, मतलब पेड़ पौधे हो या हम सजीव हो, ठीक है ना, आप लोगों को पता है कि उनके लिए एक आवश्यक तत्वों का होना शरीर में बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। कोई भी तत्व अगर हमारे शरीर को जरूरत है और वो तत्व हम लोगों को ना मिले, तो कॉमन सी बात है, शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो जाती है, ठीक है ना। ये चीजों को आप अच्छी तरीका से जानते हो। भाई, हाल किसको होता है, पेड़ पौधों का। आप लोगों को पता है कि हमारा शरीर के अंदर एक महत्वपूर्ण अवयव होता है, कंपोनेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो किसका कॉम्प्लेक्स होता है, आयरन का। आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो, हमारे शरीर का जो मेन अवयव होता है, कंपोनेंट होता है, वो कौन होता है, हीमोग्लोबिन, जो किसका कॉम्प्लेक्स होता है, आयरन का। आप अच्छी तरीका से जानते हो, ठीक है ना। और पेड़ पौधों का जो मुख्य अवयव होता है, जो मेन कंपोनेंट होता है, वो कौन होता है, आप लोगों को पता है, क्लोरोफिल, जो किसका कॉम्प्लेक्स होता है, मैग्नीशियम का। मतलब क्लोरोफिल किसका कॉम्प्लेक्स होता है, मैग्नीशियम का, और हीमोग्लोबिन किसका कॉम्प्लेक्स होता है, आयरन का। इन चीजों को हम 8वीं 7वीं क्लासों से जानते हैं कि पेड़ पौधों के लिए सबसे आवश्यक पदार्थ कौन होता है, क्लोरोफिल, और मनुष्यों के लिए आवश्यक पदार्थ कौन होता है, हीमोग्लोबिन। पेड़ पौधों, आप लोग पता है कि पेड़ पौधों के अंदर अगर क्लोरोफिल खत्म हो जाए, मतलब कॉमन सी बात है, पेड़ पौधों का हरा कलर होता है पेड़ पौधों का, वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो एक बात बताओ, अगर उसका क्लोरोफिल खत्म हो गया तो आप लोगों को पता, पेड़ पौधे मर जाते हैं। मरने का मतलब पेड़ पौधे सूख जाते हैं। जो पेड़ पौधा सूख जाता है तो हम उसको यही तो बोलते हैं कि भाई ये तो पेड़, या जो भी पेड़ है, पौधा जो भी है, वो मर गया। मरने का मतलब है वो पेड़ पौधा आप लोगों को सूख गया। उसमें मेन रेस्पॉन्सिबल कौन था, क्लोरोफिल। इसका मतलब जैसे ही उसका क्लोरोफिल खत्म हुआ, वो पेड़ पौधा आपका जो था, वो कौन था, सूख गया, ठीक है। वही हाल हमारे शरीर का। क्या हमारे शरीर के अंदर जो मेन अवयव होता है, मेन कंपोनेंट होता है, वो कौन होता है, हीमोग्लोबिन। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन, ब्लड ही ना बचा, तो कॉमन सी बात है, आप लोगों को पता, हम लोग मर जाएंगे। इन सारी चीजों को आप अच्छी तरीका से जानते हो। इसका मतलब ये निकला कि वनस्पति जगत, मतलब बॉटनी के अंदर जो पेड़ पौधे होता है, वो किसका हरा कलर किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल, जो किसका कॉम्प्लेक्स होता है, मैग्नीशियम का। अगर उनका क्लोरोफिल खत्म हो जाए तो पेड़ पौधे सूख जाते हैं, अर्थात वो मर जाते हैं, ठीक है ना। वही हाल हम मनुष्यों का होता है कि हमारे शरीर का मेन अवयव कौन होता है, हीमोग्लोबिन, जो किसका कॉम्प्लेक्स होता है, आयरन का। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन ना बचे, ठीक है, हीमोग्लोबिन खत्म हो जाए, तो कॉमन सी बात है, हम लोग भी मर जाते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजों को आप अच्छी तरीका से जानते हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये निकला
कि प्रत्येक तत्व का हमारे शरीर में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अगर वो तत्व टाइम पर ना मिले, ठीक है ना, जिस तत्व की हमारे शरीर को जरूरत है और वो तत्व अगर हम लोगों को ना मिले तो कॉमन सी बात है तरह तरह की बीमारी हो जाती है। और आप लोग एक चीज को और अच्छी तरीका से जानते हो कि कोई भी तत्व अगर शरीर में ज्यादा हो गया, लिमिट से जितनी उसकी जरूरत है उससे ज्यादा हो गया, तो भी आप लोग पता वो घातक सिद्ध होता है। और लिमिट जितनी लिमिट की जरूरत है अगर उससे कम हो गया तो भी वो भी घातक सिद्ध होता है। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल आप हीमोग्लोबिन का ले लो कि शरीर में अगर खून ब्लड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, जो आप लोगों को पता हार्ट अटैक के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और अगर शरीर के अंदर अगर खून की कम मात्रा पड़ जाए, लो ब्लड प्रेशर हो जाए, तो आप लोगों को पता वो भी हार्ट अटैक और उससे एक भयंकर बीमारी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। खून की अगर शरीर के अंदर कमी हो जाती है ना तो कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना, खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया। और अगर खून ज्यादा हो गया शरीर में तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो हार्ट अटैक का खतरा रहेगा। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि कोई भी तत्व अगर लिमिट से ज्यादा हो गया या लिमिट से कम हो गया तो वो शरीर के लिए हानिकारक होता है, घातक होता है। ना तो लिमिट से ज्यादा होना चाहिए, ना लिमिट से क्या होना चाहिए, कम। कहने का मतलब है प्रत्येक आयन का, प्रत्येक एलिमेंट का, प्रत्येक तत्व का हमारे शरीर में बैलेंस बना रहना चाहिए, ठीक है ना। और इन चीजों को हम कहां से एक्सेप्ट करते हैं, हमारे भोजन से। भाई एक बात बताओ, जिस तत्व की हम लोगों को जरूरत है, हमारे शरीर को जरूरत है, उन चीजों को हम कहां से एक्सेप्ट करते हैं, कहां से एक्सेप्ट करते हैं, हम भोजन से एक्सेप्ट करते हैं। भोजन से वो सारी चीजें हमको मिलती हैं, जैसे आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा जितने भी होते हैं सारी चीजें हमको भोजन से मिलती हैं, ठीक है। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक चीज और बता देता हूं, देखो ध्यान से समझना। ये चीज तो मैंने बता दी कि पेड़ पौधे किसकी वजह से जिंदे रहते हैं, क्लोरोफिल की, जिसमें जो किसका कॉम्प्लेक्स होता है, मैग्नीशियम का। और हम किसकी वजह से जिंदे रहते हैं, हीमोग्लोबिन की वजह से, जो कि किसका कॉम्प्लेक्स होता है, आयरन का। ये सारी चीजें हम पहले से भी अच्छी तरीका से जानते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज और पढ़ी होगी आप लोगों ने, मैं बता देता हूं। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने तीन चार एटम पढ़े होंगे। एक तो कौन पढ़ा था, पोटेशियम, एक कौन सा पढ़ा था, सोडियम, एक पढ़ा था आपने मैग्नीशियम, और एक पढ़ा था आपने कैल्शियम। तो देखो जो अपनी सेल होती है, कोशिका होती है, तो कोशिका के अंदर किसकी मात्रा ज्यादा होती है, ध्यान से समझना। कोशिका के अंदर किसकी मात्रा ज्यादा होती है, पोटेशियम की और मैग्नीशियम की। कोशिका के अंदर किसकी ज्यादा मात्रा होती है, पोटेशियम की और मैग्नीशियम की। और कोशिका के बाहर जो उसका जीव द्रव होता है, ठीक है ना, जीव द्रव्य के अंदर कोशिका के बाहर किसकी मात्रा होती है, सोडियम की या किसकी, कैल्शियम की। आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो ये दोनों कौन होती हैं, क्षारीय धातु, सॉरी क्षारीय मृत धातु। इनको क्या बोलते हैं, क्षारीय मृत धातु, और इनको क्या बोलते हैं, क्षार धातु। मतलब ये तो कौन होती है अपनी क्षार धातु, एल्केलाइन मेटल। इनको तो क्या बोलते हैं, क्षार धातु मतलब एल्केलाइन मेटल। और इनको बोलते हैं क्षारीय मृत धातु, एल्केलाइन अर्थ मेटल। इनको बोलते हैं क्षारीय मृत धातु मतलब एल्केलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि क्षार धातु और क्षारीय मृद धातु मतलब एल्कलाइन मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों किस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, दोनों किस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, एस ब्लॉक के। आप लोग सारी चीजों को अच्छी तरीका से जानते हो। क्षार धातु और क्षारीय मृद धातु मतलब एल्कलाइन मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल किस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, आप लोगों को पता है एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये निकला कि शरीर के अंदर हमारे लिए कौन सी ज्यादा चीज जरूर होती है, एस ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है ना। आयन फॉर्म होते हैं, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि सोडियम और पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है। और बाकी का काम आप लोग इनको सारी चीजों को अच्छी तरीका से जानते हो। कैल्शियम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, देखो हमारे दांतों के लिए, हड्डी के लिए आपको होता है कैल्शियम। डॉक्टर सलाह देते नहीं है ना कि भाई किसी के शरीर में अगर कैल्शियम की कमी आ जाए, जिनकी हड्डी कमजोर होती है, उनके लिए बोलते भाई आप दूध पिया करो, क्योंकि दूध में कैल्शियम बहुत ज्यादा मिलता है। आप केला खाया करो, क्योंकि केले के अंदर भी कैल्शियम होता है। इन सारी चीजों को आप अच्छी तरीका से जानते हो, ठीक है ना। बाकी का ये साल्ट होता है अपने, ठीक है ना, ये जो होते हैं समुद्री जल में ज्यादा चीजें मिलती है हम लोगों के, सोडियम पोटेशियम होते हैं साल्टों के अंदर आते हैं, ठीक है ना, समुद्री जल के अंदर ज्यादा मिलते हैं। मैग्नीशियम के बारे में आप लोगों को बता ही दिया मैंने। मैग्नीशियम किसका कॉम्प्लेक्स होता है, किसका कॉम्प्लेक्स होता है, क्लोरोफिल का, ठीक है ना। मतलब क्लोरोफिल में कौन पाया जाता है, मैग्नीशियम, और हीमोग्लोबिन में कौन पाया जाता है, आयरन, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों का जैसे कि अभी मैंने बोला ना, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आगे जाकर इनका डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में कैल्शियम पंप और पोटेशियम पंप हमारे सिलेबस में दे रखा है। वो जैसे जैसे मेरे लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे पता लगता जाएगा। तो इनकी केमिस्ट्री है ना, ये पोटेशियम की, सोडियम की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, इनकी क्या केमिस्ट्री होती है, इनका आगे जाकर हम डिटेल से अध्ययन करेंगे।
अभी तो सिर्फ आप इतना ही मतलब रखो इनका, क्या कोशिका के अंदर, सेल के अंदर, कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल, कोशिका के अंदर या सेल के अंदर किसकी मात्रा ज्यादा होती है, पोटेशियम को, मैग्नीशियम की, और कोशिका के बाहर या सेल के बाहर किसकी ज्यादा मात्रा होती है, सोडियम की और कैल्शियम की, ठीक है ना। ये क्षार धातु होती है, क्षारीय मृद धातु होते हैं, मतलब ये एल्कलाइन मेटल होते हैं, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। इन सारी चीजों को आप अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि जो हमारे तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनके शरीर में बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है ना। कुछ प्रोसेस तो ऐसे होते हैं, जिनको आप लोगों को पता है, कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो अपनी केमिकल रिएक्शन होती है, जैविक रिएक्शन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन और बायोलॉजिकल रिएक्शन, कुछ रिएक्शन तो ऐसी होती है कि हम जब सो रहे होते हैं तब भी चलती रहती है। जैसे कि आप लोग पता, हमारे सोते समय जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर तब भी रिएक्शन चलती रहती है, केमिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शन। मैं नाम बता देता हूँ आप लोगों के लिए कि जब हम सोते रहते हैं तो हमारे कौन कौन सी रिएक्शन चलती रहती है। आप लोगों को पता, हमारी श्वसन प्रक्रिया चलती रहती है, जो हम सांस लेने देने की प्रक्रिया, वो आप लोग पता सोते वक्त हम लोगों की चलती रहती है। उसके बाद जो हमारे शरीर का पाचन होता है वो भी सोते वक्त चलता रहता है, आप लोग पता है। जो रक्त परिसंचरण होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो भी सोते वक्त चलता रहता है, आप लोगों को पता है। ये सारे प्रोसेस मैंने जो आपको बताया, जैसे श्वसन हुआ, पाचन हुआ, रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन हुआ, ये सारे प्रोसेस सोते वक्त भी हम लोगों के चलते रहते हैं। कॉमन सी बात है यार, जब हम सोते रहते हैं तब सांस का प्रोसेस भी चलता रहता है, हमारे शरीर का पाचन भी चलता रहता है, हमारे शरीर का रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन भी चलता रहता है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस ऐसे होते हैं जो हमारे सोते वक्त भी हमारे शरीर के अंदर चलते रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन बोलते हैं। और बायोलॉजिकल रिएक्शन कहने का मतलब यह है कि भाई जो जैविक रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब जो अपनी रासायनिक अभिक्रिया होती है और ये अपनी जैविक रिएक्शन होती है, उनका बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्शन होता है। आप लोग सारी चीजों को अच्छी तरीके से जानते हो कि बायोलॉजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन का एक दूसरे से अटैचमेंट होता है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको पता है कि केमिस्ट्री का अपने बायोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। और वैसे भी आप लोग पता है, जितनी भी दवाइयां होती हैं, गोली होती है, उनके अंदर कोई ना कोई केमिकल तो होता है। ये सारी चीजों को आप अच्छी तरीके से जानते हो। इसका मतलब प्रत्येक तत्व का हमारे शरीर में कुछ ना कुछ योगदान जरूर होता है। हमारे शरीर के अंदर भी होता है, जिसको हम किसके अंदर अध्ययन करते हैं, जूलॉजी के अंदर, और पेड़ पौधों के अंदर भी होता है, जिसका अध्ययन हम किसमें करते हैं, बॉटनी के अंदर। बॉटनी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान, जिसमें हम सब लोगों का जो मतलब भाई जंतु विज्ञान में क्या करते हैं, जूलॉजी के अंदर जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, उसमें सभी लोग आ जाते हैं जिनके अंदर जान होती है, हम सभी आ जाते हैं, ठीक है ना। और जो वनस्पति विज्ञान होती है, उनमें किनका अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। भाई नाम से पता लग रहा है, बॉटनी वनस्पति विज्ञान मतलब पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, और जंतु विज्ञान जूलॉजी, उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, प्राणियों का अध्ययन करते हैं, जिनके अंदर जान होती है, जीवन होता है जिनका, ठीक है ना, जो अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करती हैं, ठीक है ना, उनका अध्ययन हम किसमें करते हैं, जूलॉजी में, जंतु विज्ञान में, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो अभी मैं बता रहा हूं ना, ये पूरी जैव इनऑर्गेनिक मतलब बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा बेसिक बता रहा हूं मैं आपको। ये जितनी भी चीजें बता रहा हूं ना, ये बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक बता रहा हूं, आखिरकार बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। तो ये जितनी भी चीजें बताई वो मैंने किसके बेसिक बताई है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आगे जाके इन्हीं का डिस्कशन करने वाले हैं। आगे जाकर जो भी अपने लेक्चर है वो सबके दौरान इन्हीं का अध्ययन करेंगे। आगे देखो यहाँ पर हीम की स्ट्रक्चर अभी बनाने वाला हूं। हीम जो किसका होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर, ठीक है ना। मैं बता देता हूं, क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन, आप लोगों को पता, क्लोरोफिल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हीमोग्लोबिन हमारे सिलेबस में। ये बात सुन लो जितने भी स्टूडेंट इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, क्लोरोफिल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन है वो हम लोगों के सिलेबस में, ठीक है ना। तो हम लोग हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ही आएंगे सोडियम पंप, कैल्शियम पंप, सोडियम पंप, और उसका सोडियम पंप, कैल्शियम पंप, उसके बाद नाइट्रोजन फिक्शन मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इनका क्या मतलब होता है, साइटोक्रोम, इन सारी चीजों का हम जैसे जैसे मेरे लेक्चर चलते जाएंगे वैसे वैसे क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। मैं पहले ही बता दूं 5 या 6 लेक्चर में इसको कंप्लीट करवा दूंगा। इस यूनिट को मैक्सिमम 5 या 6 लेक्चर में बहुत बड़ी तरीके से क्लियर करवा दूंगा। बात आप लोग समझ में आ गई। तो ये तो होती है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जनरल इंट्रोडक्शन। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरल इंट्रोडक्शन है, नोट्स में लिख रखा है, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। सारी चीजें अच्छी तरीके से आ गई। किसी तत्व की शरीर में कम मात्रा हो जाए तो भी बीमारी हो जाती है, किसी तत्व की शरीर में ज्यादा मात्रा हो जाए तो भी बीमारी हो जाती है। सारी चीजों को आप अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर धात्विक पोरफायरिन मतलब मेटेलिक पोरफायरिन की मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं। धात्विक पोरफायरिन की मेटेलिक पोरफायरिन की स्ट्रक्चर बता रहा हूं, तो उसको किस तरीका से बनाते हैं मैं आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर देता हूं। एक एक स्ट्रक्चर यहां पर इंपॉर्टेंट है, एक बात ध्यान रख लेना। अगर कोई भी टॉपिक अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो बिल्कुल उसका जो डायग्राम होगा, उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो मेन रोल रखेगी। आप थ्योरी लिख के आ गए और उसकी स्ट्रक्चर नहीं बनाई तो ध्यान रखना नंबर काट लेगा वो। इसलिए जितनी भी थ्योरी है उसके साथ उसकी जितनी भी स्ट्रक्चर आए, ठीक है, उसके डायग्राम आए या उनकी स्ट्रक्चर आए, बिल्कुल एक एक
एक को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हीम की स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कैसे सिखाता हूँ आपको। स्ट्रक्चर बनाना मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग ये चीज बिल्कुल दिमाग में क्लिक कर लेना कि कोई भी टॉपिक अगर एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ से, तो ध्यान रखना उसकी लैंग्वेज तो लिखनी है आपको। लैंग्वेज के साथ जितनी भी स्ट्रक्चर आ रही है वो सभी स्ट्रक्चर लिखनी है जिस टॉपिक से भी रिलेटेड है जो आपकी, ठीक है ना। तो जनरल इंट्रोडक्शन को तो नोट्सों में लिखा रखा, आप लोग पढ़ लेना, सीधी सिंपल सी बात है, आप लोग सारी चीजों का अच्छी तरीके से जानते हो। अब श्वसन के बारे में मैं क्या बोलूं यार, रक्त परिसंचरण के बारे में क्या बोलूं, हीमोग्लोबिन के बारे में क्या बोलूं। हीमोग्लोबिन आपके अंदर भी प्रेजेंट है, मेरे अंदर भी प्रेजेंट है, तभी तो हम लोग जिंदा है। पेड़ पौधे दिखाई नहीं देते आप लोगों को, पेड़ पौधे कब तक जिंदा रहते हैं, जब तक उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। जिस दिन पेड़ पौधों का क्लोरोफिल खत्म हो जाता है उसी दिन पेड़ पौधे सूख जाते हैं, अर्थात वो मर जाते हैं। पेड़ पौधे सूखने का मतलब हुआ पेड़ पौधे मर गए, ठीक है ना। तभी तो हम बोलते हैं कि भाई कोई पेड़ पौधा सूख गया तो तुरंत ही उसको काट देते कि अभी कोई काम का नहीं है, इसको काट दो। क्यों काट दो, क्योंकि मर गया वो, ठीक है ना। क्लोरोफिल खत्म होते ही पेड़ पौधे मर जाते हैं, ठीक है ना। और आदमी को जानते हीमोग्लोबिन खत्म, आदमी मर जाता है, ठीक है ना। जिस तरीका से क्लोरोफिल खत्म होते ही पेड़ पौधे मर जाते हैं, उसी तरीका से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के खत्म होते ही हम लोग मर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को आप अच्छी तरीका से जानते हो। तो ये जितने भी जनरल इंट्रोडक्शन है नोट्सों में बहुत बढ़िया तरीका से लिख रखा मैंने, नोट्सों में देख लेना, ठीक है ना। अब मैं किसकी बात कर लेता हूँ, धात्विक पोरफायरिन की, मतलब मेटेलिक पोरफायरिन की। अब ये धात्विक पोरफायरिन क्या होता है, मेटेलिक पोरफायरिन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो इधर देखो, इसको तो मैं मिटा देता हूँ और किसके बारे में डिस्कशन करते हैं, धात्विक पोरफायरिन, मेटेलिक पोरफायरिन, ठीक है। एक चीज के बारे में और बता चुका हूं मैं, क्या क्लोरोफिल हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन हीमोग्लोबिन हमारे सिलेबस में, इसलिए हीमोग्लोबिन के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। हीम प्रोटीन होती है, हीम प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो आपकी कौन होती है, क्लोरोफिल होती है, और एक कौन होती है, हीमोग्लोबिन होती है। क्लोरोफिल किसका कॉम्प्लेक्स होता है, मैग्नीशियम का, और हीमोग्लोबिन किसका कॉम्प्लेक्स होता है, आयरन का। ये सारी चीजें और डिस्कशन कर लूंगा अभी मैं दोबारा और डिस्कशन कर लूंगा इन सारी चीजों पे, ठीक है ना। आप बिल्कुल टेंशन मत करो इन सारी चीजों की। ठीक है, तो मैं डिस्कशन कर लेता हूं धात्विक पोरफायरिन की, मतलब मेटेलिक पोरफायरिन की। तो देखो आप लोग इधर देखो, यहां पर लिख देता हूं मैं धात्विक पोरफायरिन, धात्विक पोरफायरिन, धात्विक पोरफायरिन, धात्विक पोरफायरिन, ठीक है ना। मेटेलिक पोरफायरिन्स, मेटेलिक पोरफायरिन्स, ठीक है ना, धात्विक पोरफायरिन, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूँ और स्ट्रक्चर बनाने के बाद मैं इसके बारे में दोबारा डिस्कशन करता हूँ। बिल्कुल आप टेंशन मत करो, स्ट्रक्चर को बिल्कुल दिमाग में फिट कर दूंगा, ठीक है। एक बार मैं पहले इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूँ, तो आप लोग पहले स्ट्रक्चर को देख लो, उसके बाद में दोबारा डिस्कशन करते हैं टॉपिक पर, ठीक है ना। पहले मैं स्ट्रक्चर को शो कर देता हूँ, ये लिख दिया मैंने NH, ठीक। फिर एक स्ट्रक्चर मैं यहां पर शो कर देता हूं, ये लिख दिया मैंने N, ठीक। ये भी मैंने क्या लिख दिया NH, चलो ठीक है। ये भी मैंने N लिख दिया, ये इससे मिला दिया, ये इससे मिला दिया, ये इससे मिला दिया, ये इससे मिला दिया, ठीक है ना। एक बॉन्ड यहाँ पर कर दिया, एक यहाँ पर, 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 ठीक है ना। अब देख लो आप इसको, इस स्ट्रक्चर को मैं बता देता हूँ। इसका नाम क्या है, पोरफायरिन की संरचना। चित्र, डायग्राम, चित्र पोरफायरिन की संरचना। अब देखो उसको ध्यान से समझना। देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये पोरफायरिन की स्ट्रक्चर है। धात्विक पोरफायरिन, मेटेलिक पोरफायरिन मैंने कितने टाइप की बताई, दो प्रकार की। एक तो कौन सी होती है, क्लोरोफिल, और एक कौन सी होती है, हीमोग्लोबिन। तो क्लोरोफिल तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हीमोग्लोबिन हमारे सिलेबस में है, जिसका डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। आप लोगों को अभी बताई थी मैंने, क्या बात बताई थी कि क्लोरोफिल किसका कॉम्प्लेक्स होता है, मैग्नीशियम का, और हीमोग्लोबिन किसका कॉम्प्लेक्स होता है, आयरन का। बात आप लोगों को समझ में आ गई। आपको पता आयरन भी मेटल होती है और आपको
आपको पता है मैग्नीशियम भी मेटल होती है, दोनों धातुक पोरफायरिन, दोनों मेटेलिक पोरफायरिन है। अरे भाई आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो जो मैग्नीशियम होती है वो भी मेटल होती है, क्योंकि अभी बताई थी मैग्नीशियम को हम क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु, एल्कलाइन, अर्थ मेटल, मेटल लग रहा है उसके नाम के पीछे में। और वैसे भी खूब जानते हो कि मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट किस बात के प्लस में, तभी तो Mg पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस के दो, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो, ठीक है ना। तो Mg किसका कॉम्प्लेक्स होता है, क्लोरोफिल का, और जो अपना आयरन होता है, जो आयरन होता है वो किसका कॉम्प्लेक्स होता है, हीमोग्लोबिन का, ठीक है। बात आप लोग समझ में आ गई। तो मेटेलिक पोरफायरिन, जो धातुक पोरफायरिन है वो कितने टाइप के बताइए, दो। बॉटनी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं, क्लोरोफिल का, जो मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है, और जूलॉजी के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, हीमोग्लोबिन का, जो किसका कॉम्प्लेक्स है, आयरन का, ठीक है। ये उसकी स्ट्रक्चर है। इसमें आपका मैग्नीशियम भी हो सकता है और इसमें आपका कौन हो सकता है, आयरन भी हो सकता है। मतलब इसके अंदर आपका मैग्नीशियम भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर आप लोगों की क्लोरोफिल की भी हो सकती है और ये स्ट्रक्चर आप लोगों की हीमोग्लोबिन की भी हो सकती है, क्योंकि इसमें दोनों ही आ रहे हैं, धातुक पोरफायरिन, मेटेलिक पोरफायरिन में क्लोरोफिल भी आ रहा है आप लोगों का और हीमोग्लोबिन भी आ रहा है, ठीक है ना। अभी मैंने इसकी स्ट्रक्चर को आधा बनाया है, तो देखो सुनो मैं स्ट्रक्चर बनाने का तरीका बताऊं। पहले तो अभी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, इसको कंप्लीट कर देता हूं मैं। देखो आप लोग समझना ध्यान से कि यहां पर आपको पता है ये रिंग किसकी होती है, पेरोल की, ठीक है ना। तो धातुक पोरफायरिन, मेटेलिक पोरफायरिन में कितने पेरोल की रिंग होती है, 4 पेरोल की रिंग होती है। यहां पर अभी बैलेंस सेट नहीं तो मैं बैलेंस ही कर देता हूं। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, आप लोगों को पता है यहां पर डबल बॉन्ड होगा, यहां पर डबल बॉन्ड होगा, यहां पर डबल बॉन्ड होगा और अब यहां पर डबल बॉन्ड होगा। अब सबकी बैलेंस सेट हो गई, अब सबकी बैलेंस सेट हो गई, ठीक है ना। नंबरिंग दे देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ध्यान में रखना नंबरिंग रिंग को देनी है, नंबरिंग किसको देनी है, रिंग को देनी है। इस वाले कार्बन को मैंने क्या मान लिया, अल्फा, इस वाले को मैंने क्या मान लिया, बीटा, इस वाले को मैंने क्या मान लिया, गामा, और इस वाले को मैंने क्या मान लिया, डेल। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इस कार्बन को अल्फा मान लिया, इस वाले को बीटा, इस वाले को गामा, इस वाले को मैंने क्या बोल दिया, डेल। ये स्ट्रक्चर कौन सी हमारी फर्स्ट, ये स्ट्रक्चर कौन सी है, सेकंड, ठीक है ना। ये कौन सी है, थर्ड, और ये कौन सी है, फोर्थ। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि धातुक पोरफायरिन, मेटेलिक पोरफायरिन के अंदर कितने पेरोल की रिंग होती है, 4। एक पेरोल की रिंग ये रही जिसको फर्स्ट लिखा है, एक पेरोल की रिंग ये रही जिसको सेकंड बोला है, एक पेरोल की रिंग ये रही जिसको थर्ड बोला, और एक पेरोल की रिंग ये रही जिसको फोर्थ रखना है। अब आप बोल रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं कि सर इस स्ट्रक्चर को हम किस तरीका से बनाएंगे, तो वो सारा प्रोसेस बताऊंगा, आप टेंशन मत करो, पहले एक बार समझ लो, समझने के बाद इसका शॉर्टकट तरीका बता दूं किस तरीका से आपको रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है ना। अब आप लोगों की ये स्ट्रक्चर हो गई, अब आप लोग बोले सर स्ट्रक्चर बन गई लेकिन इसकी पहचान कैसे करेगा, हमने गलत बनाई है सही। तो सबकी बैलेंस देखो, देखो यहां पर 2 की बात हो रही है, 2 की नहीं 3 की। एक तो किसकी बात हो रही है, नाइट्रोजन की, एक किसकी हो रही है, हाइड्रोजन की, और एक किसकी हो रही है, कार्बन की। आप लोग पता है इस साइड पर कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है, ये आप लोगों का नाइट्रोजन रहा और ये आपका हाइड्रोजन रहा। आप लोगों को पता है नाइट्रोजन की बैलेंस कितनी होती है, 3। नाइट्रोजन की बैलेंस कितनी होती है, 3। कार्बन की कितनी बैलेंस होती है, 4। और हाइड्रोजन की कितनी बैलेंस होती है, 1। इन सारी चीजों को हम पहले से बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक बार फिर सुन लेना, हाइड्रोजन की बैलेंस कितनी होती है, 1। कार्बन की बैलेंस कितनी होती है, 4। और नाइट्रोजन की बैलेंस कितनी हो रही है, 3। अगर ये अपनी कंप्लीट बैलेंसिंग को कर रहे हैं इसका मतलब हमारी स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो देखो यहां पर सबसे पहले मैं नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन है तो चारों नाइट्रोजन की बैलेंसिंग को देखता हूं कि नाइट्रोजन अपनी बैलेंसिंग को कंप्लीट कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर बैलेंसिंग को कंप्लीट नहीं कर रहा है तो उसकी बैलेंसिंग को कंप्लीट करो, और अगर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, सही है हमारी बात। तो देखो नाइट्रोजन कर रहा है, नाइट्रोजन की 3 बैलेंसी होती है, 1 2 3 कंप्लीट कर रहा है। इस नाइट्रोजन की 3 बैलेंसी 1 2 3 कंप्लीट कर रहा है। इस नाइट्रोजन की 3 बैलेंसी 1 2 3 कंप्लीट कर रहा है। इस नाइट्रोजन की 3 बैलेंसी 1 2 3 कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, मतलब यहां तक हमारी स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 1। बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोजन आप लोगों का यहाँ पर 1 बॉन्ड बना रहा है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा, मतलब हाइड्रोजन में अपनी बैलेंसी कर रहा है। चलो कार्बन की बैलेंसी को देख लेते हैं। तो एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। रिंग में तो जो कार्बन है वो तो अपनी कर ही रहे बैलेंसी, इन वाले को देख लेते हैं। तो आप लोगों को पता है, देखो मैं खोल के लिख देता हूं आप लोगों के लिए, खोल के लिख देता हूं, इस अल्फा को यहां से मैं काट देता हूं, यहां ऊपर लिख देता हूं, ठीक है ना। यहां पर मैं इसको खोल के लिख देता हूं। देखो मैंने यहां पर लिख दिया CH, ये यहां पर कौन है, CH है। देखो कार्बन अपनी 4 बैलेंसी कर रहा है, 1 2 3 4, ठीक है ना। ध्यान में रखना वहां पर CH था तो आपको खोल के समझाने के लिए लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 कार्बन अपनी 4 बैलेंसी कर रहा है। यहां पर भी आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूं CH, ठीक है ना। यहां पर भी समझाने के लिए लिख दिया हूं CH। तो कार्बन यहां पर भी 4 बैलेंसी कर रहा है।
1 2 3 4, इसको कौन सी साइड बोला है मैंने, बीटा बोला है, ठीक है ना। इस वाले की बात करता हूं, गामा वाले की, तो गामा वाले पर भी आप लोगों को पता है इस साइड पर भी कौन जुड़ा हुआ है, CH, और कार्बन अपनी चारों वैलेंसी कर रहा है 1 2 3 और चौथा किससे कर रहा है, हाइड्रोजन से, ठीक है, इसको गामा बोला है। और आप लोगों को पता है ये डेल वाला कौन है, डेल वाला, यहां पर भी आप लोगों को पता है कौन जुड़ा हुआ हमारा CH, और यहां पर भी कार्बन अपनी कितनी वैलेंसी कर रहा है, 4, 1 2 3 और चौथी वैलेंसी किससे कर रहा है, वो हाइड्रोजन से। इसका मतलब हमारी स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, बिल्कुल। नाइट्रोजन अपनी 3 वैलेंसी कर रहा है, हाइड्रोजन अपनी 1 वैलेंसी कर रहा है, और ऑक्सीजन एटम है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन अपनी 3 वैलेंसी कर रहा है, हाइड्रोजन अपनी 1 वैलेंसी कर रहा है, कार्बन अपनी कितनी वैलेंसी कर रहा है, 4। इसका मतलब स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, पोरफायरिन की संरचना। ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, धात्विक पोरफायरिन की स्ट्रक्चर, मतलब मेटेलिक पोरफायरिन की स्ट्रक्चर। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर एक बात ये बताओ कि इसको हम जितनी जल्दी, मतलब जल्दी कैसे बनाएं इसको हम, क्या हमको कम टाइम लगे और हमारी स्ट्रक्चर भी सही हो जाए। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, अब स्ट्रक्चर बनाने की ट्रिक बता दो कि स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाओगे तुम। इधर देखो भैया, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ध्यान से समझना। 4 कोने हो गए, 1 2 3 और 4। देखो देखो सामने देख लो, 1 2 3 4, 4 प्रोल की रिंग बना देना, ध्यान से समझना। देखो अभी समझ में आ जाएगी। 4 प्रोल की रिंग बना, 1 2 3 4, 4 प्रोल की रिंग बना दी। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। ऊपर और नीचे वाले प्रोल के साथ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जोड़ देना आप लोग, ठीक है ना। और लेफ्ट और राइट वाली है ना, वहां पर हाइड्रोजन मत जोड़ना। एक बार पूछो ना, 4 कोने, ये प्रोल की रिंग, ये प्रोल की रिंग, यहां पर प्रोल, यहां पर प्रोल, 4 प्रोल की रिंग बन गई। ऊपर वाली और नीचे वाली प्रोल के रिंग के साथ क्या जोड़ दोगे आप, हाइड्रोजन जोड़ दोगे, ठीक है ना। और उसके साथ हाइड्रोजन जोड़ने के बाद फिर इनको यहां से इस बॉन्ड के साथ, ये पोजीशन इसकी कौन सी है, अल्फा, ये कौन सी होती है, 0 पोजीशन, और जस्ट वाली कौन सी होती है, अल्फा, और ये वाली कौन सी होती है, बीटा। एक प्रोल रिंग को मैं यहां पर खोल के लिख देता हूं आपको, ठीक है। ये आपकी कौन होती है, प्रोल रिंग। इस पोजीशन को कौन सी देते हैं, 0, ये वाली कौन सी होती है, अल्फा, और ये वाली कौन सी होती है, बीटा। तो इस प्रोल की जितनी भी अल्फा पोजीशन है उनको सबको कार्बन के साथ जोड़ दो। देखो इसकी अल्फा ये रही, ये अल्फा रही, ये अल्फा रही, ये अल्फा रही, ये अल्फा 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 अल्फा, मतलब ये पूरी अल्फा पोजीशन को सीक्वेंस में एक दूसरे से जोड़ दो। आप लोग जुड़ गई अल्फा पोजीशन से, सारी जुड़ गई, और उसके बाद सबकी वैलेंसी सेट कर दो, ठीक है ना। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। जैसे मैंने वैलेंसी सेट कर, जैसे कि सपोज करो आप लोगों ने केवल रिंग रिंग बनाई है बस, ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं लिखे यहां पर। देखो आप लोगों ने केवल रिंग रिंग बनाई है, डबल बॉन्ड नहीं लिखा है। ये लो, एक भी डबल बॉन्ड, इन सारे डबल बॉन्डों को हटा देता हूं। ये लो, ये सारे डबल बॉन्ड मैंने आपके हटा दिए, ठीक है ना। आपने केवल 4 रिंग बनाई है, ठीक है ना, 4 रिंग बनाई है आपने। एक काम करता हूं, मैं मिटा के दोबारा ही बना देता हूं आप लोगों के सामने, ठीक है ना। इसको मैं आप लोगों को सामने दोबारा रिप्रेजेंट कर ही देता हूं कि स्ट्रक्चर किस तरीका से बनाते हैं, जैसे कि बिल्कुल अभी थोड़ी देर में दिमाग का फिट हो जाएगी। मैं कैसे बनाऊंगा, इस तरीका से मेरे साथ साथ बनाना, ठीक है ना। कि धात्विक पोरफायरिन, मेटेलिक पोरफायरिन की स्ट्रक्चर किस तरीका से बनाई जाती है। तो देखो सुनो मेरी बात, करते हैं शुरुआत। पूरा फोकस मेरी तरफ, बोर्ड की तरफ रखना। मैंने क्या बात बोली है, पोरफायरिन की, मेटेलिक पोरफायरिन की, धात्विक पोरफायरिन की स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ठीक है ना। धात्विक पोरफायरिन की स्ट्रक्चर कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। एक तो किसकी होगी, क्लोरोफिल की, और एक किसकी होगी, अपनी हीमोग्लोबिन की, ठीक है ना। लेकिन क्लोरोफिल तो हमारे सिलेबस में दे नहीं रखा है। हमारे सिलेबस में किसको दे रखा है, हीमोग्लोबिन का, जो कि किसका कॉम्प्लेक्स होता है, आयरन का होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों की पोरफायरिन की स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्लोरोफिल की भी हो सकती है और ये आपकी हीमोग्लोबिन की भी हो सकती है, ठीक है ना। तो अभी तो मैं धात्विक पोरफायरिन की स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, और उसके लिए मैंने क्या तरीका बताया कि 4 प्रोल की रिंग लिख दो, 4 कॉलम, ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट। चलो ठीक है, तो देखो एक तो मैंने ये लिख दी, ये लो, मेरे साथ साथ समझते चलो, अभी समझ में आ जाएगी। ये लो, और इसके साथ मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया, हो गई एक प्रोल रिंग। चलो ठीक है, साइड में कर दो। एक प्रोल की रिंग मैं यहां पर लिख देता हूं, ये लो, एक प्रोल की रिंग यहां पर नाइट्रोजन, ठीक है ना, यहां पर हाइड्रोजन ही जोड़ना है। 2 हो गई, एक नीचे जोड़ दो, ये लो, ये रही आपकी एक प्रोल की रिंग, और यहां पर नाइट्रोजन, और उसके साथ ये रहा आप लोगों का हाइड्रोजन, ये लो NH। चल ठीक, 3 हो गई, इधर भी लिख दो, राइट हैंड की ओर भी लिख दो, ये लो, ये हो गई आपकी राइट हैंड की ओर, ये लो। 4 प्रोल की रिंग हो गई, ये ऊपर, ये नीचे, ये लेफ्ट, और ये कौन सी साइड पर जुड़ी हुई है, राइट साइड पर। चलो ठीक है, ऊपर और नीचे वाले नाइट्रोजन के साथ मैंने किसको जोड़ दिया, हाइड्रोजन को। यहां तक आ गए आप लोग, 4 प्रोल की रिंग बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे कि प्रोल की जो अल्फा पोजीशन है ना प्रोल की, वो सबको एक दूसरे से जोड़ दो। इधर देखो, ये जोड़ दिया सबको एक दूसरे से, ये लो, ये लेते चलो, ये जोड़ दी, देखो
सारी स्ट्रक्चर मैंने एक दूसरे से जोड़ दी। ये लो, किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ, जुड़ गई? अब बैलेंस ही सेट कर दो यार, क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब सारी जुड़ गई, अब बैलेंस ही कर दो यार। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी हो रही है, तो आपका नाइट्रोजन अपनी कंप्लीट वैलेंसी कर रहा है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी तो इस रिंग में सेट ही नहीं करनी है। सेट किसकी करनी है? कार्बन की करनी है, क्योंकि ये वाला कार्बन कितनी वैलेंसी कर रहा है? 3 वैलेंसी कर रहा है। 3 कर रहा है, 1 2 और एक हाइड्रोजन जुड़ा 3, तो चौथी वैलेंसी कौन कर देगा? उसका डबल बॉन्ड कर देगा। ये लो, कार्बन की 4 वैलेंसी, कार्बन की 4 वैलेंसी। अब देखो ये वाला कार्बन 4 वैलेंसी कर रहा है, 1 2 3, और चौथी वैलेंसी किससे कर रहा है? वो हाइड्रोजन से कर रहा है, क्योंकि वो कौन है? CH। ध्यान में रखना, वो कौन है? CH। अरे भैया बात समझ में आ गई? ये यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन। ये साइड कौन की है? कार्बन की। तो 1 2 3 और चौथी वैलेंसी कौन कर रहा है? हाइड्रोजन। वहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है ना? हो गया, इस रिंग का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब इस वाली रिंग की बात करते हैं, तो इस वाली रिंग पर कितनी वैलेंसी सेट हो रही है भाई? इस वाली रिंग पर पहले इस कार्बन की बात, एक काम करते हैं सीक्वेंस में चलते हैं। इसका सेट हो गया, अब इस कार्बन को सेट करते हैं। तो देखो ये कार्बन तो अपनी 4 वैलेंसी कर रहा है, 1 2 3 4, ये कार्बन अपनी 4 वैलेंसी कर रहा है, लेकिन ये कार्बन अपनी 4 वैलेंसी नहीं कर रहा है। तो यहां पर डबल बॉन्ड में बना नहीं सकता, क्योंकि अगर यहां पर मैंने डबल बॉन्ड बना दिया तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5। अरे मेरी बात समझ लो ना, मैं बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा हूं। जैसे कि ये पहली स्ट्रक्चर है, इसकी मैंने डबल बॉन्ड सेट कर दिए, अब मैं डबल बॉन्ड किसके सेट कर रहा हूं? इस कार्बन के सेट करूंगा। तो यहां पर मैं डबल बॉन्ड बनाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर यहां पर मैंने डबल बॉन्ड बना दिया तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी? 5। देखो 1 2 3 और 4, और अगर मैंने डबल बॉन्ड बना दिया तो 5 वैलेंसी हो जाएगी। इसका मतलब यहां पर मैं डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, तो क्या पर बनाऊंगा? यहां पर बनाऊंगा। ये लो, अब कार्बन की हो गई आपकी 4 वैलेंसी। देखो 1 2 3 और चौथी वो हाइड्रोजन से खोल कर लिख देता हूं। देखो ये कौन है? आपका CH है यहाँ पर, ठीक है। कर दिया 4 वैलेंसी, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसकी वैलेंसी सेट करते हैं हम लोग। तो देखो ये कार्बन की 4 वैलेंसी हो रही है, 1 2 3 और 4, ये कार्बन बिल्कुल सेट है। ये कार्बन सेट नहीं है, 1 2 3 वैलेंसी है, और नाइट्रोजन भी सेट नहीं है। नाइट्रोजन की कितनी होती है? 3 होती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, और यहाँ पर नाइट्रोजन कितनी कर रहा है? 2। इसका मतलब यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड लिख दूं तो अब हो गया काम। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 3, और कार्बन की कितनी वैलेंसी हो गई? 4। अब सबकी वैलेंसी देख लो आप लोग, ठीक है ना? और एक डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पर कर दिया। अब देखो सबने अपनी अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर दी, चलो हो गया काम। अब बात आते हैं इस वाले कार्बन की। तो आप लोगों को पता है कि ये वाला कार्बन अपनी 4 वैलेंसी कर रहा है, 1 2 3 और 4। इसका मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड अगर यहाँ पर बना दी तो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी? 5। इसका मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। डबल बॉन्ड कहां पर बना हुआ? यहाँ पर, ठीक है ना? ये बना दिया यहाँ पर, और इसको खोल के लिख दिया आप लोगों को समझाने के लिए। देखो ये आप लोगों को कौन है? CH, और कार्बन अपनी 4 वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, 1 2 3 और 4। बात आप लोग समझ में आ गई? चलो इसकी करते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन अपनी कंप्लीट वैलेंसी कर रहा है, 1 2 3, नाइट्रोजन की कंप्लीट वैलेंसी है। इसका मतलब अब डबल बॉन्ड कहां पर लगेगा? यहां पर लगेगा, ठीक है ना? इसको भी मैं खोल के लिख देता हूं। यहां पर भी आप लोगों को कौन है? CH। तो देखो कार्बन अपनी 4 वैलेंसी कर रहा है, 1 2 3 और 4। बात आप लोग समझ में आ गई? अब देखो यहां पर डबल बॉन्ड लिख देता हूं, एक डबल बॉन्ड यहां पर, ठीक है ना? यहां पर कौन है आप लोगों का? वो CH है, और आप लोगों को पता है यहां पर भी एक डबल बॉन्ड लिख देता हूं। तो अब सबको देख लो, आप सब ने अपनी कंप्लीट वैलेंसी को कर दिया कंप्लीट। नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है? 3। हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है? 1। और कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। सबके अंदर देख लो, सबने अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना? इसमें इस डबल बॉन्ड को लिखना भूल गए यहाँ पर। देखो सबने अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर दिया। इस वाली स्ट्रक्चर को देख लो, बिल्कुल सेटलमेंट है। इस वाली को देखो, बिल्कुल सेटलमेंट है। ये वाली बिल्कुल सेटलमेंट, और ये वाली बिल्कुल सेटलमेंट है, ठीक है ना? इस स्ट्रक्चर को या इस रिंग को कौन सा दिया मैंने? फर्स्ट। ये रिंग कौन सी? हमारी सेकंड। ये प्रोल की रिंग कौन सी है? थर्ड। ये प्रोल की रिंग कौन सी है? फोर्थ। कहने का मतलब ये मेटेलिक पोरफायरिन, धात्विक पोरफायरिन के अंदर प्रोल की कितनी रिंग प्रेजेंट होती है? 4। 1 2 3 4, ठीक है? और नंबरिंग रिंग को देंगे यार, तो दे दो 1 2 3 4 5 6 7, और ये कितने हो गए आप लोगों के? 8। बात आप लोग समझ में आ गई? अब कार्बन को पोजीशन दे दो। पहले कार्बन को अल्फा देते हैं, दूसरे को बीटा देते हैं, तीसरे को गामा देते हैं, चौथे को डेल देते हैं, और जैसे जैसे और कार्बन बढ़ते जाएंगे उनके और नाम आते जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर 4 की बात हो रही है, इसका मतलब इसको अल्फा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं, इसको गामा बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? डेल। और ये हो जाती है आप लोगों की संरचना किसकी हो गई? धात्विक पोरफायरिन की। स्ट्रक्चर किसकी हो गई? मेटेलिक पोरफायरिन की। संरचना किसकी हो गई? धात्विक पोरफायरिन या मेटेलिक पोरफायरिन।
ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, धात्विक पोरफायरिन की, मतलब मेटलिक पोरफायरिन की। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ है भैया, किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर एग्जाम में धात्विक पोरफायरिन मेटलिक पोरफायरिन का टॉपिक उसने पूछ लिया तो जो लैंग्वेज लिखा रखी है वो लैंग्वेज लिखनी है आपको, और ये स्ट्रक्चर आपको 100% बनानी है, तभी जाकर वो पूरी नंबर देगा। ध्यान में रखना इस बात को। एक भी स्ट्रक्चर, एक भी डायग्राम जो भी आए आप लोगों को बिल्कुल एग्जाम में रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूं, 4 पेरोल की रिंग, एक ऊपर एक नीचे, एक कौन सी लेफ्ट की ओर और एक कौन सी राइट की ओर बना दी आप लोगों ने। ठीक है ना, सबको अल्फा पोजीशन से जोड़ दो और सबकी बैलेंसिंग को देख लो, कंप्लीट बैलेंसिंग कर रहे हैं, इसका मतलब अपनी स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। ठीक है ना, बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब आगे बात समझ में, ये हो जाता है हमारा धात्विक पोरफायरिन का, मेटलिक पोरफायरिन का टॉपिक। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूं, धात्विक पोरफायरिन में कितनी स्ट्रक्चरों का अध्ययन करते हैं, 2। एक तो क्लोरोफिल की बात करते हैं और एक हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। क्लोरोफिल कौन सी मेटल का कॉम्प्लेक्स होता है, मैग्नीशियम का, और हीमोग्लोबिन कौन सी मेटल का कॉम्प्लेक्स होता है, आयरन का। हीमोग्लोबिन कौन से मेटल का कॉम्प्लेक्स होता है, आयरन का। इन सारी चीजों को आप अच्छी तरीके से जानते हो, लेकिन क्लोरोफिल हमारे सिलेबस में दे नहीं रखा है। हमारे सिलेबस में कौन दे रखा है, हीमोग्लोबिन दे रखा है। तो हीमोग्लोबिन का डिस्कशन हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है, तो यहां तक देख लेना। एक तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन बोला है, वो जनरल इंट्रोडक्शन मेरे से पहले भी आप जानते थे कि बायोलॉजिकल सिस्टम आप नहीं जानते, सोते वक्त कौन कौन सी रिएक्शन होती है, आप नहीं जानते कि पेड़ पौधों के लिए क्या जरूरी होता है, हमारे लिए क्या जरूरी होता है, सारी चीजों को आप अच्छी तरीके से जानते हो। ठीक है ना, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धात्विक पोरफायरिन मेटलिक पोरफायरिन के बारे में नहीं जानते थे, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और जितने और टॉपिक आएंगे, ठीक है ना, उनके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल 100% दिमाग में फिट हो जाएगी। टेंशन मत करो, 5 या 6 लेक्चर, मैक्सिमम 5 या 6 लेक्चर में कंप्लीट यूनिट हो, और इसके भी क्वेश्चन एक एक कोटा उठा के देख लेना। आप ये बोलोगे सर वास्तव में सबसे सिंपल यूनिट है ये। ठीक है ना, एक बार कंप्लीट करवा लेने दो, जब मैं इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, जब मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तब आप खुद बोल दोगे कि वास्तव में सर, रियल में सर बहुत सिंपल यूनिट है ये। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, अपना ख्याल रखना।